नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी पेपर थर्ड का टॉपिक सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। हम सभी जानते हैं कि पादप अथवा जंतु सभी जीवों के अंदर सभी सजीवों में कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती हैं और ये विभाजन के द्वारा ही सजीवों के अंदर वृद्धि और विभाजन होता है। सजीवों के शरीर के अंदर वृद्धि परिवर्धन आदि जो प्रक्रियाएं संपन्न होती है वह इनके अंदर उपस्थित कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा ही संभव होती है। विभाजन सामान्यतया दो प्रकार के होते हैं। हालांकि वैसे हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम दो प्रकार के विभाजन हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला विभाजन है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। तो इस कक्षा में हम शुरुआत करेंगे माइटोसिस या समसूत्री विभाजन की। तो कोशिका विभाजन के तीन प्रकारों में से दो प्रकार मुख्य है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। और इस कक्षा में हम समसूत्री विभाजन को डिटेल में पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन को समझने के लिए सर्वप्रथम हम नागेली पर बात करते हैं। नागेली नामक के वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो होती है सदैव पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा होती है। उन्होंने कहा था कि जितनी भी नई कोशिकाएं हैं उनका निर्माण जो है पूर्व में उपस्थित जो कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन के द्वारा होती है। तो सर्वप्रथम इस प्रकार नागेली ने ही सर्वप्रथम बताया था कि कोशिकाएं जो है विभाजित होती है और उनके विभाजन से ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। और इस थ्योरी को बल मिला था रुडोल्फ विर्चो की थ्योरी ने। रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, अर्थात उन्होंने भी यही कहा था कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से ही होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन की अवधारणा जो है यह स्थापित होगी कि कोशिकाएं ही विभाजित होती हैं और विभाजन होने से नई कोशिकाएं बनती है और इन्हीं कोशिकाओं में विभाजन से सजीवों में वृद्धि और परिवर्धन की प्रक्रिया संपन्न होती है। सजीवों में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वह कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। तो कोशिका विभाजन की अगर बात करें तो कोशिका विभाजन को परिभाषित अगर करें कि एक कोशिका में होने वाला विभाजन जिससे दो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है जिनके अंदर समान जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। यानी बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में भी पेरेंट सेल के समान ही जो अपने मातृ कोशिकाएं हैं उनके समान ही जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो ऐसा विभाजन कोशिका विभाजन कहलाता है। अर्थात किसी एक मदर सेल में विभाजन होने से दो कोशिकाओं या दो से अधिक कोशिकाओं की उत्पत्ति जिनमें समान जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। सजीव सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव। अब जब एक कोशिकीय जीव है तो एक कोशिकीय जीव जो है उसकी जो एक ही कोशिका है उसमें जब विभाजन होता है तो उससे बनने वाली जो डॉटर सेल्स या पुत्री कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं जो है नए जीव की भांति कार्य करती है। तो एक कोशिकीय जीवों के अंदर जो जनन की प्रक्रिया है, जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है वह भी सेल डिवीजन के द्वारा संपन्न होती है, क्योंकि एक कोशिकीय जीव है वह विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाएगा, वो नई कोशिकाएं ही नए जीव है। तो एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन जो है यह प्रजनन का तरीका भी है। परंतु जो बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव की शुरुआत होती है जाइगोट या युग्मनज से। जो उसके पेरेंट जो थे, जो उसकी मदर जो थी, मदर से एग मिलता है, फादर जो होता है उससे स्पर्म मिलता है। एग और स्पर्म मिलकर जो है आने वाली जनरेशन की पहली कोशिका जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो नई जनरेशन जो है उसकी प्रथम कोशिका जो है यह जाइगोट होती है। इस कोशिका में लगातार कोशिका विभाजन होते हैं, सेल डिवीजन होते हैं और इन सेल डिवीजन से उस जाइगोट के अंदर वृद्धि होती है और परिवर्तन होता है और इसी के फलस्वरूप जो है नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार जो है नए जीव जो बनते हैं कोशिका विभाजन तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है एमाइटोसिस, दूसरा है माइटोसिस और तीसरा मियोसिस। एमाइटोसिस यानी असूत्री विभाजन,
माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन बड़े रूप में अगर देखें तो कोशिका विभाजन के दो ही मुख्य प्रकार है जिनका हम अध्ययन करते हैं, पहला माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दो ही मुख्य कोशिका विभाजन के प्रकार है। हालांकि यहाँ पर हम तीन प्रकार के पढ़ेंगे। एमाइटोसिस कुछ ही जीवों में पाए जाने वाला विभाजन है, तो सामान्य कोशिका विभाजन इसे नहीं कहा जा सकता। तो सामान्य कोशिका विभाजन के दो प्रकार है, माइटोसिस और मियोसिस। शुरुआत करते हैं हम एमाइटोसिस या असूत्री विभाजन से। असूत्री विभाजन नाम से स्पष्ट है, इसमें सूत्र नहीं पाए जाते, असूत्री है, किसी प्रकार के सूत्र यहाँ पर नहीं बनते। तो यहाँ पर क्या होता है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया केंद्रक के अंदर सिंपल क्लीवेज के द्वारा होती है। केंद्रक जो है इसका एक सामान्य रूप से विदलन होता है। केंद्रक जो है सामान्य रूप से दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है और उसके पश्चात डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ये पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर उसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान जो है कोशिका विभाजन के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के स्टेप, जैसे स्पिंडल का निर्माण होना, भ्रूणसूत्रों का प्रकट होना, इस प्रकार की किसी भी प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। यानी कोशिका विभाजन के दौरान होने वाली विभिन्न प्रावस्थाएं, जैसे गुणसूत्रों का निर्माण होना, तर्कुतंतुओं का निर्माण होना, ऐसी किसी प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न नहीं होती है। यहाँ पर डायरेक्ट जो है केंद्र का विभाजन हो जाता है और कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है, और कोशिका विभाजन के दौरान होने वाली विभिन्न प्रावस्थाएं यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। तो इस प्रकार का विभाजन एमाइटोसिस का होता है, जो कि कुछ शैवालों में, कवकों में और कुछ प्रोकैरियोट्स में उपस्थित होता है, या फिर उच्च वर्ग के पादपों और जंतुओं में भी जो कोशिकाएं नष्ट होने वाली होती है उनके अंदर इस प्रकार का विभाजन देखा जा सकता है। यहाँ पर इस चित्र के द्वारा समझ सकते हो, ये एक सामान्य कोशिकाएं है, इस कोशिका के अंदर यहाँ पर केंद्रक मौजूद है। जब विभाजन प्रारंभ होता है तो केंद्रक जो है इसकी लंबाई में वृद्धि होती है, केंद्र धीरे धीरे लंबा होने लग जाता है और बीच में केंद्र के संकीर्ण उत्पन्न होता है। तो केंद्र जो बीच में इसमें संकीर्ण पैदा होता है, जिससे इसकी शेप जो डंबल शेप्ड होती है, डंबल जो होता है उसके आकार के केंद्र की शेप होने लग जाती है। धीरे धीरे कोशिका का जो बाहरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर भी धीरे धीरे विदलन प्रारंभ होता है, कंस्ट्रक्शन या खांच बननी प्रारंभ होती है, जो कि धीरे धीरे ये खांच जो है अंदर की तरफ बढ़ती चली जाती है। केंद्रक पुनः लंबाई में वृद्धि करता रहता है, केंद्रक में संकीर्ण और बढ़ता चला जाता है। फाइनली पूरा केंद्रक विभाजित होकर दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण कर लेता है, और कोशिका द्रव्य में बनने वाली यह खांच जो है ये दो कोशिकाओं का निर्माण करके कोशिका द्रव्य को अलग अलग कर देती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि केंद्रक में सामान्य विदलन होता है और कोशिका द्रव्य भी जो है बनने वाले संकीर्णन के द्वारा विभाजित हो जाता है और दो पुत्री कोशिकाएं बनती है, डॉटर सेल से पुत्री कोशिकाएं बनती है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान कहीं पर भी तर्कुतंतुओं का निर्माण नहीं होता, कहीं पर भी गुणसूत्रों का निर्माण नहीं होता। तो इस प्रकार से होने वाला जो कोशिका विभाजन जो है इसे हम एमाइटोसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की उत्पत्ति नहीं होती है। अब चलते हैं हम वास्तविक रूप से कोशिका विभाजन के ऊपर, जो कि समसूत्री और समसूत्री और अर्धसूत्री दो प्रकार से होते हैं। अब यहाँ पर आने से पहले हम तुलना करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है इनके कोशिका विभाजन में क्या अंतर होता है, क्योंकि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया प्रमुख रूप से यूकैरियोटिक कोशिकाओं का मुख्य गुण होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है कोशिका विभाजन के नियमों का पालन करते हुए विभाजित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है यह असूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती है, जिसके अंदर किसी प्रकार के रूल्स एंड नियम जो है या फेजेस नहीं पाए जाते। तो अब यूकैरियोटिक जो है सेल डिवीजन, इसकी प्रोकैरियोटिक सेल साइकिल से क्या समानता है इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला समानता है इसमें कोशिकाओं में वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन से पूर्व प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों कोशिकाएं जो है उनमें आकार में और उनके आयतन में वृद्धि होती है। दोनों के अंदर ही डीएनए रेप्लिकेट होता है। डीएनए रेप्लिकेट का मतलब होता है जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में पाया जाता है यह अपनी कॉपी का निर्माण करता है, वह अपनी प्रतिलिपि का निर्माण करता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए जो है रेप्लिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा अपनी प्रतिलिपि का निर्माण करता है। यह लक्षण प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। और इसके अंदर बनने वाली जो डॉटर सेल्स है वह पेरेंट सेल के बिल्कुल समान या आइडेंटिकल होती है। जो पुत्री कोशिकाएं बनती है वह मातृ कोशिका की बिल्कुल समान
ये लक्षण जो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कक्षाओं दोनों सेल डिवीजन में समान होते हैं, लेकिन अब डिफरेंस क्या है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है उनमें डीएनए की मात्रा अधिक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा कम होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए है वो छोटे छोटे लीनियर गुणसूत्रों के रूप में पाया जाता है, रैखिक गुणसूत्रों के रूप में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एकल डीएनए पाया जाता है जो कि वृत्ताकार रूप में सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं उनमें लीनियर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, रेखीय गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए जो है वृत्ताकार पाया जाता है और डीएनए की मात्रा भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कम। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रेप्लिकेशन का समय और कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जो है पूर्णतया नियंत्रित होती है, मतलब इसमें अत्यधिक नियंत्रण पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल डिवीजन जो है इतना उसमें नियंत्रण का प्राय जो है अभाव देखा जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल डिवीजन की प्रक्रिया अत्यधिक नियंत्रित प्रक्रम में संपन्न होती है। माइटोसिस, यहां से हम प्रारंभ करते हैं। माइटोसिस या समसूत्री विभाजन, ऐसा विभाजन प्राय सोमेटिक सेल्स में देखा जाता है। सोमेटिक सेल्स कायिक कोशिकाओं में देखा जाता है। कायिक कोशिकाओं से तात्पर्य ऐसा है कि वे कोशिकाएं जो नॉन रिप्रोडक्टिव होती है, प्रजनन के अंदर भाग नहीं लेती है, वो कोशिकाएं सोमेटिक सेल्स या कायिक कोशिकाएं कहलाती है। और कायिक कोशिकाओं में होने वाला जो विभाजन है यह समसूत्री प्रकार का विभाजन है। यहाँ पर एक सिंगल सेल जो है, एक कोशिका जो है वह विभाजित होकर दो समान पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। यानी कई कोशिकाओं में होने वाला ऐसा विभाजन जिसमें कोशिका विभाजित होकर दो समान पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। और ये जो पुत्री कोशिकाएं बनती है इनमें गुणसूत्रों की जो संख्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, यह पेरेंट सेल के समान होती है। मातृ कोशिकाओं में जितने गुणसूत्र पाए जाते हैं उतने ही गुणसूत्र पुत्री कोशिका में पाए जाते हैं। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की कायिक कोशिका जो है इसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर यह माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होती है तो इससे दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और दोनों पुत्री कोशिकाओं में पेरेंट सेल के समान ही 46 और 46 क्रोमोसोम, तो ऐसा विभाजन कहलाता है माइटोसिस। यानी कायिक कोशिकाओं में होने वाला ऐसा विभाजन जिससे दो समान पुत्री कोशिकाएं बनती है और इनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है, तो ऐसा विभाजन समसूत्री विभाजन या माइटोसिस कहलाता है। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम देख सकते हो, ये एक गुणसूत्र मौजूद था, ये दूसरा गुणसूत्र मौजूद है। यानी एक कोशिका जो है इसमें हमने दो गुणसूत्र हमने दिखाए हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा इस डीएनए ने अपनी कॉपी तैयार कर ली है। ये भी एक गुणसूत्र, ये दूसरा गुणसूत्र है, हालांकि डीएनए की कॉपी तैयार है, अभी भी ये दो गुणसूत्र मौजूद है, एक गुणसूत्र ये और दूसरा ये है। अब जब माइटोसिस होता है, माइटोसिस के दौरान कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है, फाइनली दो कोशिकाएं बनती है। ये कोशिका बन गई एक पुत्री कोशिका, ये दूसरी पुत्री कोशिका। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर भी दो गुणसूत्र है और इसमें भी दो गुणसूत्र है। यानी ये पेरेंट सेल है और ये है डॉटर सेल। पेरेंट सेल के समान ही डॉटर सेल की संरचना होती है और गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो ऐसा विभाजन माइटोसिस कहलाता है। इस माइटोसिस को आप इस लाइन डायग्राम से आप समझ सकते हो और पूरा डिटेल में हम अभी पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से कि माइटोसिस जो है इसको सबसे पहले स्ट्रोसबर्गर ने प्लांट सेल में देखा था। सबसे पहले इसे प्लांट सेल में देखा गया था। ये प्लांट की सेल्स का स्टडी कर रहे थे माइक्रोस्कोप के द्वारा, तब उन्होंने देखा कोशिकाएं जो है इसमें गुणसूत्र जो अरेंज होकर कोशिकाएं विभाजित हुई। उसके बाद में वॉल्टर फ्लेमिंग जो है इन्होंने इनकी खोज एनिमल सेल्स में की थी और सबसे पहले माइटोसिस टर्म जो दिया था यह वॉल्टर फ्लेमिंग ने दिया था। इससे पहले तक स्ट्रोसबर्ग ने हालांकि देखा था लेकिन इस टर्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो वास्तव में माइटोसिस के बारे में बताने का श्रेय, खोज करने का श्रेय और इसे इस टर्म का निर्माण करने का श्रेय जाता है वॉल्टर फ्लेमिंग। माइटोसिस शब्द बना है माइटोस से। माइटोसिस का मतलब होता है माइटोस यानी सूत्र यानी धागे। ये शब्द प्रयोग किया था इन्होंने गुणसूत्रों के दौरान। कोशिका विभाजन के दौरान जो गुणसूत्र दिखाई देते हैं वो धागे संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं और उन्होंने बताया था कोशिका में विभाजन के दौरान गुणसूत्र धागेनुमा दिखाई देते हैं और इस धागेनुमा संरचना की वजह से इसका नाम दिया था इन्होंने माइटोसिस। सेल डिवीजन को हम सेल साइकिल के रूप में भी हम जानते हैं।
क्योंकि यह एक चक्रीय प्रक्रम होता है, साइक्लिक प्रक्रम होता है। एक कोशिका विभाजित होकर पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है और ये पुत्री कोशिका जो है पुनः विभाजित होकर फिर पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है और इस प्रकार यह चक्रीय प्रक्रम लगातार चलता रहता है। हम बात करते हैं यूकेरियोटिक सेल साइकिल, किस प्रकार से यह चक्रीय प्रक्रम होता है। पूरा सेल साइकिल दो फेजेज में संपन्न होता है। पहली फेज होती है इंटरफेज और दूसरी फेज होते हैं माइटोटिक फेज। इंटरफेज स्वयं में 3 स्टेज होती है, जबकि माइटोटिक फेज में 4 स्टेजेस पाई जाती है। यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक कोशिका यहाँ से प्रारंभ करती है, यहाँ से कोशिका प्रारंभ करती है, नई कोशिका सबसे पहले यह इंटरफेज में आती है। ये पूरी की पूरी आप देख रहे हो, ये इंटरफेज होती है, जिसकी 3 प्रावस्थाएं, पहले G1 फेज आती है, फिर S फेज आती है, फिर S2 फेज आती है। S फेज के अंदर यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, G2 फेज में माइटोसिस की तैयारियां पूरी। तो G1, S और G2 ये तीनों फेजेस जो है इंटरफेज का निर्माण करते हैं, 3 स्टेज जो है इंटरफेज का निर्माण करती है। इसके पश्चात होता है वास्तव में रूप से सेल डिवीजन। ये सारी सेल डिवीजन की प्रावस्थाएं हैं। तो सेल डिवीजन के बाद जो पुत्री कोशिकाएं बनती है, वो पुत्री कोशिकाएं पुनः इंटरफेज में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से इसे हम सेल साइकिल कह सकते हैं, क्योंकि यह एक चक्रीय प्रक्रम होता है। कोशिका विभाजित होने के बाद जो पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं, ये पुत्री कोशिकाएं पुनः जो है कोशिका विभाजन में प्रवेश करती है। तो सेल साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक चक्रीय प्रक्रम होता है। इंटरफेज में 3 स्टेज है, G1, S और G2। अब बात करते हैं माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज या सेल डिवीजन फेज इसे कह सकते हैं। इसमें 4 प्रावस्था है। ये माइटोसिस के अंदर आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये 4 प्रावस्थाएं, 4 स्टेजेस हैं, ये माइटोसिस में होती है, जिसके दौरान सेल डिवीजन होता है। फाइनली कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य विभाजन होता है और साइटोकाइनेसिस जिसे कहते हैं। फाइनल जो होता है इन 4 स्टेजेस के अंदर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इन 4 फेजेस में होता है केंद्र का विभाजन और उसके पश्चात साइटोकाइनेसिस में होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन और फाइनली जो है पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकाएं जब विभाजित होती है तो चक्रीय प्रक्रम में विभाजित होती है, जिसे हम सेल साइकिल कहते हैं, जिसकी 2 मुख्य प्रावस्थाएं इंटरफेज और माइटोटिक फेज होती है। शुरुआत करते हैं हम इंटरफेज से। इंटरफेज जो है कोशिका की नॉन डिवाइडिंग स्टेट होती है, यानी कोशिका जब विभाजन नहीं कर रही होती है उस स्टेज को कहते हैं इंटरफेज। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि कोशिका जो है सामान्य रूप से जो जीवन यापन करती है वह इंटरफेज में करती है और इस प्रावस्था के अंदर ही कोशिका विभाजन की तैयारियां संपन्न होती है। यानी कोशिका विभाजन से पूर्व की जो तैयारी वाली प्रावस्था है, जिसमें कोशिका विभाजन की तैयारी होती है, उस कोशिका को हम, उस स्टेज को हम इंटरफेज कहते हैं। तो ये एक सामान्य कोशिका है, सामान्य प्लांट सेल हमने बनाई है, जो यहाँ पर ये आउटलाइन है और ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप से दिखने वाला डायग्राम है। इसके अंदर कोशिका, सामान्य कोशिका पाई जाती है। स्पष्ट रूप से केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर इस प्रकार से क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं। डीएनए जो है क्रोमेटिन के रूप में केंद्रक के अंदर उपस्थित पाया जाता है और ऐसी सेल इंटरफेज सेल कहते हैं। और जब कोशिका विभाजन करना चाहती है उस समय इस इंटरफेज में 3 प्रावस्थाएं होती है, G1, S और G2। शुरुआत करते हैं G1 फेज से। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इंटरफेज की, पहले G1, ये S और G2। हम बात करते हैं यहाँ पर G1 फेज की। G1 फेज जो है जब कोशिका विभाजन करना प्रारंभ करती है उस समय कोशिका के आकार में वृद्धि होती है। उन कोशिकाओं को, 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करना है, इसलिए कोशिका पहले अपने आकार में वृद्धि करती है ताकि बनने वाली पुत्री कोशिकाओं का आकार मातृ कोशिका के समान हो। तो पहले आकार में वृद्धि होती है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न सेल ऑर्गेनल जो है, ये सेल ऑर्गेनल जो है अपनी प्रतिलिपि का निर्माण करते हैं, ये अपनी कॉपी का निर्माण करते हैं ताकि बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में बराबर मात्रा में सेल ऑर्गेनल प्रवेश कर सके। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखनी होती है, कुछ कोशिकाएं जो है बनने के पश्चात अपने जीवन में कभी भी विभाजन नहीं करती। ये कोशिकाएं बन गई लेकिन उसके बाद ये कभी भी विभाजन नहीं करती है। जैसे कि एनिमल सेल्स में न्यूरॉन्स पाई जाती है। एनिमल्स में जो न्यूरॉन नर्व सेल्स होती है, ये एक बार बनती है और उसके बाद में कभी भी विभाजन नहीं करती है। यानी ये स्थायी रूप से जीवन फेज में रहती है, जिसे हम जीनोट फेज भी कह देते हैं। ऐसी कोशिकाएं जो कि स्थायी रूप से जीवन फेज के अंदर रह जाती है,
उन कोशिकाओं के लिए हम कहा जाता है कि ये सेल जो है जी नोट फेज के अंदर, जी जीरो फेज जी नोट फेज में चली जाती है। अब इन कोशिकाओं में आगे विभाजन नहीं होता है। तो ये था हमारे जीवन प्रावस्था। इसे अभी और डिटेल में देखें हम। एस प्रावस्था जो है, इसे हम एस फेज कहते हैं, इसे कहते हैं सिंथेसिस फेज कहते हैं। इसके दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये जो प्रक्रिया है इसमें डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है तथा इसके साथ डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक प्रोटीन भी संश्लेषित होते हैं। तो एस प्रावस्था जो है सिंथेटिक प्रावस्था होता है, संश्लेषण वाली प्रावस्था है, जिसमें मुख्य काम होता है डीएनए का रेप्लिकेशन करना। यानी कोशिका में उपस्थित यह डीएनए जो है स्वयं की प्रतिलिपि का निर्माण करने का काम करता है। डीएनए अपनी स्वयं की कॉपी निर्माण करने का काम करता है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन बनते हैं और ये प्रोटीन जो है डीएनए संश्लेषण से संबंधित होते हैं। तीसरी प्रावस्था है जी नोट फेज। वास्तव में कोशिका जो है अब यह निर्धारित कर चुकी है कि मुझे सेल डिवीजन करना है, कोशिकाओं को विभाजित होना ही है। तो कोशिका विभाजन से संबंधित जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं, आरएनए बनते हैं, उन सभी का संश्लेषण G2 फेज के अंदर किया जाता है। G2 फेज बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इसके बाद में कोशिका जो है डायरेक्ट विभाजन होना प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो जीवन फेज जो है यह कोशिका विभाजन के जस्ट बाद में आती है, यानी माइटोसिस के जस्ट बाद में आने वाली प्रावस्था है। इसलिए जीवन फेज को हम पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं। पोस्ट मतलब बाद में आने वाली प्रावस्था। तो सेल डिवीजन के पश्चात माइटोसिस के जस्ट बाद में जो प्रावस्था आती है वह जीवन फेज होती है, इसलिए इसे पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं। जबकि G2 फेज जो है इसके पश्चात सेल डिवीजन होता है, यानी सेल डिवीजन या माइटोसिस से पहले आने वाली प्रावस्था है G2 फेज। तो इसे प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं। तो कई बार यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। प्री माइटोटिक फेज का मतलब होता है माइटोसिस से पहले की प्रावस्था, ये होती है G2 फेज। और जीवन फेज है माइटोसिस के बाद की प्रावस्था, जिसे हम जीवन फेज। तो यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा हम विशेष रूप से हम देख सकते हैं। यहाँ पर इंटरफेज को, माइटोसिस को हमने बिल्कुल छोटा सा कर दिया है, ये इंटरफेज है। यहाँ पर जैसे ही माइटोसिस कंप्लीट होता है पहले साइटोकाइनेस्टर्न होता है, यानी यहाँ से पुत्री कोशिका कोशिका विभाजन प्रारंभ करती है। माइटोसिस के उपरांत जो पुत्री कोशिकाएं बनी है वो यहाँ से सेल डिवीजन प्रारंभ करती है। जीवन फेज के अंदर कोशिकाएं मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, मतलब मेटाबॉलिकली अत्यधिक सक्रिय होती है। सक्रिय रूप से होकर ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण करती है। इसके कोशिकाओं के आकार में वृद्धि, कोशिकाओं में जो विभिन्न प्रकार का संश्लेषण होगा पदार्थों का, तो कोशिकाएं अपने आकार में वृद्धि करेंगी। ये अपने ऑर्गेनल्स जो है उनको डुप्लीकेट करती है। सेल ऑर्गेनल जो है इनकी संख्या में वृद्धि होती है। सेल ऑर्गेनल अपनी कॉपी का निर्माण करते हैं। इसके अलावा कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न कंपोनेंट्स, प्रोटीन है या स्टोरेज फूड है आदि, इनकी मात्रा में वृद्धि। एस फेज जो कि डीएनए रेप्लिकेशन स्टेज है। प्रत्येक गुणसूत्र जो है यह प्रत्येक गुणसूत्र यह रेप्लिकेशन के द्वारा अपनी कॉपी का निर्माण करता है। और प्रत्येक गुणसूत्र जो कॉपी का निर्माण करेगा, तो इस प्रकार बनने वाले जो नए गुणसूत्र है उन्हें हम क्रोमेटिड कहते हैं। डीएनए का जो नया डीएनए संश्लेषण होने से गुणसूत्र की जो कॉपी तैयार होती है, दोनों कॉपी आपस में जुड़ी हुई रहती है। इन्हें हम अलग अलग नहीं देख सकते। तो इन दोनों को हम क्रोमेटिड्स बोलते हैं, जो कि सेंट्रोमियर वाले स्थान पर एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसे हम आगे और डिटेल में देखेंगे। G2 फेज, G2 फेज कोशिका विभाजन से पहले की प्रावस्था है। इसे प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं। और इसमें कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक विभिन्न एंजाइमों और प्रोटीनों का संश्लेषण होता है। विभिन्न एंजाइम और प्रोटीन जो कि कोशिका विभाजन से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, उन सभी का संश्लेषण G2 फेज में किया जाता है। और इस प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। तो इस ऊर्जा हेतु एटीपी का संश्लेषण भी यहाँ पर किया जाता है। एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल का निर्माण भी, सेंट्रोसोम जो है उसमें विभाजन से दो सेंट्रियोल बनते हैं, ये भी G2 फेज में होता है। ये प्रक्रिया सेंट्रियोल का निर्माण एनिमल सेल्स में होती है, प्लांट सेल्स में नहीं होती है। और G2 फेज के बाद कोशिका माइटोसिस में प्रवेश। सेल डिवीजन या माइटोसिस के अंदर प्रवेश करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होता है, जिससे समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर क्या होता है, डीएनए जो है इसकी पैकिंग की जाती है। क्यों की जाती है इसे हम थोड़ा समझते हैं। जब कोशिका विभाजन नहीं कर रही होती है, यानी कोशिका जो है रिलैक्स्ड कंडीशन में होती है, इंटरफेज में होती है, और इस समय ये विभाजन नहीं कर रही,
अब जब कोशिका विभाजन नहीं कर रही होती है, उस समय कोशिका जो है अपने सामान्य कार्य को पूरा करती है। जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है, इसमें रेस्पिरेशन होता है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण होता है। यानी कोशिकाएं जो है अपने समस्त सामान्य कार्यों को संपन्न करती है। कोशिका विभाजन के अलावा जितने भी कार्य होते हैं वो कोशिका में चल रहे होते हैं। उस समय कोशिका का डीएनए अत्यधिक सक्रिय होता है और डीएनए जो है इससे लगातार आरएनए का संश्लेषण और आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण चलता रहता है। इसीलिए डीएनए मॉलिक्यूल जो है एक्सटेंडेड फॉर्म में रहते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल जो है एक्सटेंडेड फॉर्म में रहते हैं और ये विभिन्न प्रोटीनों के साथ मिलकर थोड़ा कंडेंस होकर निर्माण करते हैं क्रोमेटिन का। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखा रखी है, डीएनए जो है प्रोटीन के साथ मिलकर जो है अनकंडेंस फॉर्म, ओपन फॉर्म में रहता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं क्रोमेटिन बोल देते हैं। डीएनए और स्टोन प्रोटीन मिलकर निर्माण करते हैं क्रोमेटिन का, और जो अनकंडेंस डीएनए की अनकंडेंस फॉर्म होती है इसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। इस समय कोशिकाएं जो है इसके अंदर डीएनए में रेप्लिकेशन हो सकता है, आरएनए का संश्लेषण, ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए का संश्लेषण हो सकता है। ये सब कुछ संभव होता है। कोशिका समस्त कार्य को करने में सक्षम होती है। लेकिन जब कोशिका सेल डिवीजन के लिए तैयार होती है, कोशिका जब सेल डिवीजन करना चाहती है, उस समय कोशिका अपने समस्त सामान्य कार्यों को रोक देती है। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त सामान्य गतिविधियां जो है रुक जाती है। कोशिका पूर्ण रूप से कोशिका विभाजन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करती है और कोशिका विभाजन से संबंधित कार्य ही संपन्न होते हैं। और इस समय ये जो डीएनए मॉलिक्यूल जो कि अभी क्रोमेटिन के रूप में पाए जाते थे, ये कंडेंस होते हैं, ये संघनित होते हैं और संघनित होकर गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन संघनित होकर इस प्रकार से गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। तो क्रोमेटिन जो है एक उलझी हुई खुली हुई स्ट्रक्चर होती है, जबकि गुणसूत्र जो है एक व्यवस्थित स्ट्रक्चर होती है। इसका क्रोमेटिन व्यवस्थित होकर एक निश्चित आकार और आकृति के गुणसूत्र का निर्माण करता है। प्रत्येक गुणसूत्र में एक सिंगल डीएनए का मॉलिक्यूल पाया जाता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर ये गुणसूत्र जो है इसमें एक सिंगल डीएनए का मॉलिक्यूल पाया जाता है। ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है और डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा ये इसने कॉपी करके निर्माण किया है। तो ये ओरिजिनल इसका डीएनए मॉलिक्यूल है और ये एस फेज के अंदर रेप्लिकेशन के द्वारा बनी हुई कॉपी है। तो वास्तव में देखा जाए तो एक गुणसूत्र का निर्माण एक डीएनए मॉलिक्यूल से ही होता है। और गुणसूत्र के रूप में निर्माण होने का सबसे फायदा क्या है कि इस क्रोमेटिन को अलग अलग करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन गुणसूत्रों को सॉर्टिंग करना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना, उन्हें व्यवस्थित करना और उन्हें अलग अलग करना ये बहुत ही आसान होता है। और कोशिका विभाजन के दौरान इस क्रोमेटिन के बजाय इन गुणसूत्रों को इन्हें सॉर्टिंग करना, इन्हें ऑर्गेनाइज करना, इन्हें अलग अलग करना आसान होता है। इसीलिए कोशिका विभाजन के समय यह क्रोमेटिन जो है गुणसूत्रों में परिवर्तित हो सकता है। तो गुणसूत्र जो है सामान्य रूप से कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, इनका निर्माण कोशिका विभाजन के समय होता है। और जब सामान्य कोशिका में जो है गुणसूत्र क्रोमेटिन के रूप में पाए जाते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है इसके अंदर माइटोसिस की संपूर्ण प्रक्रिया को हम, बाकी बची हुई जो प्रक्रिया है किस प्रकार से केंद्र का विभाजन होता है और साइटोकाइनेसिस होता है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, इसे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े रहिए। थैंक यू।